करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां किसी भी अभ्यर्थी के जीवन में एक अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकती हैं, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। जैसा कि हमारा ये नियम है कि जब भी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं तो किसी न किसी राष्ट्रीय कवि की बेहतरीन पंक्तियां जो आपके अंदर एक जोश का संचार कर सकती हैं वो हम लेकर आते हैं। और हिंदी के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जो पीटी का सिलेबस है उसके अंदर हमें उनकी रचनाएं गद्य और पद्य, हमने आपको दिखाया था सिलेबस, उसके अंदर ये रचनाएं पूछी जाएंगी, सिलेबस में हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं भी आप देख लीजिएगा, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पिछली क्लास में हमने आपको दिनकर जी की रचनाएं दिखाई थी। देखिएगा, साकेत है, यशोधरा, हिंदू, स्वस्ति और संकेत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, तिलोत्तमा, विष्णुप्रिया, भारत भारती, पंचवटी और चंद्रहास, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की। इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लें। और ये है कि अगर आगे मतलब पूछी जाती हैं रचनाएं और गुप्त जी की रचनाएं अगर पूछी जाएंगी तो उम्मीद है कि इन्हीं में से रचनाएं आपकी आ जाएंगी। वैसे तो बहुत बड़ा इनके पास एक संकलन है साहित्य का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी की सुनामी चल रही है, 15 में 15 की तैयारी चल रही है और तीसरी क्लास है अपनी, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके थे। उम्मीद है आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल से कंठस्थ कर लिया होगा। देखते हैं सिलेबस, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये देखिए, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य में भी और पद्य में भी, ठीक है ना। यानी कि अगर काव्य संग्रह होंगे या रुबाइयां होंगी, मतलब जो भी हो सकती है वो है। उसके अलावा यात्रा वृत्तांत होंगे, निबंध होंगे, उपन्यास होंगे, कहानी होंगे, नाटक होंगे, तो ये सब गद्य में आ जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर इसके आप लोगों को मिल जाएंगे। निर्धारित अंक 15 हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तत्सम तद्भव नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब फिल्म पढ़ना शुरू करते हैं तो तत्सम तद्भव है, समास है, इन्हें हम लोग पढ़ने ही लगते हैं कि यार हिंदी में हर पेपर में आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तत्सम तद्भव नहीं है, इसके अंदर समास नहीं है, इसके अंदर रस नहीं है, छंद नहीं है, अलंकार नहीं है। तो जो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है उसे हमें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, ठीक है ना। कुछ अपवाद होते हैं जो उस लिंग में नहीं होते हैं, उसके अलावा अधिकतर अक्षर जो होते हैं वो एक ही लिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं, उसका आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि छोटा आ लिखा जाता है, बड़ा आ लिखा जाता है, का लिखा जाता है, चा लिखा जाता है, ठीक है ना, ज्ञान लिखा जाता है, चा लिखा जाता है, पा लिखा जाता है। मतलब हम पुल्लिंग क्रिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्रिया के रूप में हम लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग। लेकिन जैसे ये है कि छोटी ई, बड़ी ई, ये लिखी जाती है, तो ये अपवाद हो जाएंगे, है ना। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, छोटी ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये स्त्रीलिंग में इनका इस्तेमाल होता है कि छोटी ई लिखी है, बड़ी ई लिखी जाती है। लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हैं सब जो है पुल्लिंग में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत ही आसान हो जाता है, आम खाया जाता है, गीत गाया जाता है, हाथ धोया जाता है, लेकिन कव्वाली गाई जाती है। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, कव्वाली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म छांटिए। पहले नंबर पे पुल्लिंग होगा, दूसरे नंबर पे स्त्रीलिंग शब्द लिखा होगा, ठीक है ना। यानी कि पहले नंबर पे जो शब्द होगा उसका इस्तेमाल हम लोग पुल्लिंग के रूप में करते हैं, दूसरे नंबर पे जो लिखा होगा वो स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। अब पैर और अंगूठा, इन दोनों का ही इस्तेमाल हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं। छंद और गजल, ठीक है ना। तो छंद क्या है, छंद लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, गजल लिखी जाती है, गाई जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा छंद और गजल। द्वीप और सरोवर दोनों ही पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं। सभा और झील दोनों ही स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होते हैं। बताइए समझ में। अगर आपको ना समझ में आए पेपर में या अभी, तो ये समझ लीजिए कि जो भी शब्द है
उसका वाक्य में प्रयोग करिएगा सबसे पहले, और आप ये देखें कि उसमें हम सहायक क्रिया किस प्रकार की हम लगा रहे हैं, स्त्रीलिंग क्रिया लगा रहे हैं कि पुल्लिंग क्रिया लगा रहे हैं। ठीक है ना, स्त्रीलिंग लगा रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग लगा रहे हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पुल्लिंग शब्द से निर्मित उनके स्त्रीलिंग स्वरूप का सुमेल करना है ना, का सुमेल है। ये होना चाहिए था इसमें कि सुमेल नहीं है। ये इसमें हो जाना चाहिए था कि सुमेल नहीं है, नहीं और होना चाहिए यहां पे इस प्रश्न में। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन। कि दिए गए पुल्लिंग शब्द से निर्मित उनके स्त्रीलिंग स्वरूप का सुमेल नहीं है, तो ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरन होता है, बिल्कुल सही है। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है, ठीक है ना। वीर का वीरांगना होता है, ठीक है ना। लेकिन बैल का गाय नहीं होता। उसी कुल में ये पुरुष है, उसी कुल में ये स्त्री है, लेकिन बैल शब्द का गाय स्त्रीलिंग नहीं होता और गाय शब्द का पुल्लिंग बैल नहीं होता। बताइए समझ में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के डीप क्वेश्चन जो है थोड़े से, वैसे तो हिंदी में कुछ भी डीप नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जहां ध्यान भंग हुआ कि जहां मैथ्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, रीजनिंग के कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, इंग्लिश भी है, सब कुछ है जब उसके अंदर, तो एक आध क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि हम बहुत जल्दी में वहां तक जाते हैं और डिस्टर्बेंस वहां पे पैदा हो जाता है। तो इन चीजों से हमें बचना है, परीक्षा के अंदर बहुत संतुलित रहना है, बहुत अनुशासित रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री शब्द का लिंग कौन सा है? मंत्री, ठीक है ना, कि जैसे मंत्री होता है और मंत्री होती है। अगर आपके यहां मान लीजिए कोई विधायक या सांसद महिला हैं तो वो मंत्री बनाई जाएंगी, ठीक है ना, और कोई पुरुष है तो वो मंत्री बनाया जाएगा। बताइए समझ में। तो इसका मतलब मंत्री शब्द ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम पुल्लिंग में भी कर लेते हैं और स्त्रीलिंग में भी कर लेते हैं। बताइए समझ में। और ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम पुल्लिंग में भी कर लेते हैं और स्त्रीलिंग में भी कर लेते हैं वो कहलाते हैं उभयलिंगी शब्द, ठीक है ना, उभयलिंगी शब्द हो जाते हैं वो। क्लियर हो गई ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक का लेखक से गलत मेल छांटिए कि कौन सी पुस्तक जो है अपने लेखक से सुमेलित नहीं है इसके अंदर। तो हम अगर देखें कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये बिल्कुल सही सुमेल है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना, तो चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ही रचना है। एक चीज इस क्वेश्चन के पहले हम आपको फिर बता दें कि परीक्षाओं में लेखकों के, कवियों के जो है उपनाम भी पूछे जाते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं तो ये कौन है? ये हरिऔध लगाते हैं अपने आगे, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी ये क्या लगाते थे? निराला लगाते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए ना समझ में आपको। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हीरानंद वात्स्यायनंद अज्ञेय लगाते थे अपने नाम के आगे। तो जो रचनाकार हैं उनके उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाने लगे हैं, ट्रेंड में आ गए हैं ये क्वेश्चन। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, बिल्कुल सही है। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की बिल्कुल भी रचना नहीं है। कपाल कुंडला किसकी रचना है? कपाल कुंडला है बंकिम चंद्र चटर्जी की। बताइए समझ में। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही गलत सुमेलित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी। गीतांजलि और गोरा बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी, ठीक है ना। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए हमने आपको यह भी बताया कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। सुमेल यहां भी छांटना है हमें। कली कौतिक फणीश्वर नाथ रेणु
बिल्कुल गलत। कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ये रचनाएं इसीलिए ये पेपर इस तरीके से सेट किया गया है कि कम क्वेश्चंस में ज्यादा चीजें आपके सामने आ जाएं और एक एक पुस्तक, एक एक लेखक अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा और अगर मैचिंग में पूछ लिया तो ये समझ लीजिए कि 4 लेखक और रचनाएं पूछ लेगा वो। तो इसलिए इस चीज को, इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इस पे भी हमें प्रॉपर गौर करना है और यही कमजोर पॉइंट होते हैं लोगों के, ठीक है ना। बाकी लिंग है, पर्यायवाची है और संधियां हैं, ये तो सारे लोग सही कर ले जाते हैं। ये चीजें ऐसी होती हैं जो हर परीक्षा में नहीं पूछी जाती, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चलिए, परति परिकथा, ये रचना किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की बिल्कुल नहीं है। ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये रचना है, ठीक। परशुराम की प्रतीक्षा, ये किसकी रचना है? ये आपकी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। और संस्कृति के 4 अध्याय बहुत पूछी जाती है परीक्षा में, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है और यही सही आंसर है इसका, ठीक है ना। हमें सुमेल छांटना था तो सुमेल में संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बाकी हम लोगों ने देखा कि कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, परति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की है, परशुराम की प्रतीक्षा भी रामधारी सिंह दिनकर की है, संस्कृति के 4 अध्याय भी रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। रश्मिरथी भी है, उर्वशी है, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध मेल छांटना है, पुस्तक का लेखक से अशुद्ध मेल छांटना है, ठीक है ना। कि 3 इसमें से सही मैच होंगे, 1 गलत मैच होगा। देखिएगा, वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है और कई बार आपको परीक्षाओं में मिलेगी। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी की ही रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछी गई है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे। निशा निमंत्रण गोपाल दास नीरज, ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका यही आंसर हो जाएगा। निशा निमंत्रण गोपाल दास नीरज जी की रचना नहीं है, यही अशुद्ध मेल है। निशा निमंत्रण जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन इनका उपनाम है, ठीक है ना। फिर इनके जो पुत्र हैं, नाती पोते हैं, इनकी आने वाली पीढ़ियों ने सबने क्या किया है कि ये बच्चन उपनाम को पूरी तरीके से अपना लिया है। तो इस तरीके से अपना लिया है कि लोगों को ये लगता है कि ये इनका सरनेम है, जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। तो बच्चन क्या है? इनके पिताजी का उपनाम था, जो इनकी आने वाली पीढ़ियों ने उसे सरनेम की तरीके से, मतलब अपनी पहचान की तरीके से उसे इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है? मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये और इतने बेहतरीन ढंग से इसे सेट किया गया है कि परीक्षा में अगर आप जरा सा ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो कंफ्यूजन का मतलब चरम होगा आपके दिमाग में। क्यों? उसका कारण देखिए, क्योंकि चारों ऑप्शन जो हैं, और ये 4 ऑप्शन में 2-2 रचनाएं हैं, यानी कि 8 रचनाएं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। 8 रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। लेकिन अब गौर करने वाली बात क्या है कि उपन्यास की बात हो रही है ना। हम विधा पे ध्यान देंगे, उपन्यास की बात हो रही कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। तो कामायनी और आंसू ये क्या है? ये उपन्यास थोड़ी है, ये तो इनके महाकाव्य हैं जयशंकर प्रसाद जी के, ये तो महाकाव्य हैं। चंद्रगुप्त और अजातशत्रु क्या है? ये तो नाटक हैं, ठीक है। तितली और कंकाल ये दोनों हैं उपन्यास, ये उपन्यास है, बात आ गई ना समझ में। और आंधी और इंद्रजाल ये क्या है? ये कहानी है, ये कहानी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा तितली और कंकाल उपन्यास। हर चीज को लिखने के कुछ मानक हैं, कुछ सीमाएं हैं, उस आधार पर उन्हें यह बांट दिया जाता है कि यह नाटक है या उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृतांत है, रिपोर्टाज है, निबंध है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। कामायनी और आंसू ये महाकाव्य हो गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। रचनाओं को उनके लेखकों से हमें सुमेलित करना है। तो नीरजा की अगर हम बात करेंगे, नीरजा, तो नीरजा रचना है महादेवी वर्मा जी की, ठीक है।
बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। मधु कलश हरिवंश राय बच्चन जी की है। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, मधुशाला तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, कि मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर उनका प्याला, बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। कितनी फेमस पंक्तियां हैं। जब एक जगह काव्य पाठ करने जाना था और महात्मा गांधी जी वहां पर मुख्य अतिथि की भूमिका में आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को भड़का दिया वहां पे कि हरिवंश राय बच्चन जी आ रहे हैं और वहां पर वो मतलब शराब का प्रचार करेंगे, मधुशाला का प्रचार करेंगे, ये तो आपके नियमों के खिलाफ है। तो गांधी जी ने कहा कि वहां पे अगर काव्य पाठ होगा तो हम नहीं जाएंगे। जब बच्चन जी को यह बात पता लगी तब उन्होंने ये पंक्तियां गांधी जी को लिख के भेजी कि ये पंक्तियां हमारी जो मधुशाला है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं और मैंने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के व्यसन को हाथ नहीं लगाया। आप इन पंक्तियों को पढ़कर यह निर्णय लें कि वहां पर हमारा काव्य पाठ होना है कि नहीं होना है। अगर काव्य पाठ नहीं होना है तो आपका कार्यक्रम वहां जरूर होना है। आप इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरिवंश राय बच्चन एक जगह नहीं पढ़ेंगे तो दूसरी जगह पढ़ लेंगे। गांधी जी ने उन पंक्तियों को पढ़ा, उनसे प्रभावित हुए और बच्चन जी को वहां पर काव्य पाठ करने की अनुमति दी। तो ये मधुशाला के मतलब कई चर्चित किस्से हैं। धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार के डिस्कशन करते रहेंगे। और रही बात झरना पुस्तक की, तो ये झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बात आई ना समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्दों को अपने समानार्थी या पर्यायवाची शब्द से मिलाइए। ठीक है ना? इस तरफ ये शब्द दिए हैं और इस तरफ इनके समानार्थी और पर्यायवाची हैं, उनसे मिलाना है। तो उपानह का पर्यायवाची क्या होगा? तो उपानह का पर्यायवाची होता है जूता। ठीक है। अद्री, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अद्री का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत होता है। शस्य क्या होता है? शस्य होता है अनाज। और विपिन, विपिन कानन का पर्यायवाची है और ये दोनों ही किसके? जंगल के पर्यायवाची हैं। विपिन, कानन, कांतार, वन, है ना, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 4 3 2 और 1। 4 3 2 1, ये सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। और ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस में से मिल जाएंगे जो गिनी चुनी क्लासें चल रही हैं। कोई ऐसी नहीं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की एक क्लास चला रहे हैं, पूरी किताब की किताब झोंक दी है यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद क्लिप निकाल निकाल के दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पेपर में से पेपर आ गया, हमारे पेपर से पेपर फंस गया। जब पूरा समुंदर वहां पे लुटा दोगे तो 2-3 बूंदों का क्या गारंटी लेते हो वहां पे, है ना? बात तो तब है कि जब गागर में सागर भरा जाए, कम चीजें पढ़ाई जाए और पेपर भी उसमें से फंसाया जाए। वो हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विपरीतार्थक या विलोम शब्द से मिलाना है। ठीक है ना? विपरीतार्थक या विलोम शब्द से हमें मिलाना है। तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विलोम तो हो जाता है विहित। ठीक। प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है, बिल्कुल सही है। बहिरंग का अंतरंग होता है और प्रफुल्ल का मिलान होता है। ये समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष, परोक्ष, बहिरंग, अंतरंग देखते ही हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन निषिद्ध का विहित और प्रफुल्ल का मिलान ये कम ही लोग जान पाते होंगे जिनका खासतौर से हिंदी विषय नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है इस चीज का कि जो भी चीजें बता रहे हैं उन्हें नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। ये ना सोचिए कि उसका है और क्या मतलब इसका आंसर होगा, क्या होगा। एक एक चीज, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सीधे सीधे यहां पे मैच हो गए हैं तो 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। उचित संधि प्रकार से मिलाना है। उचित संधि प्रकार से, ये शब्द दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि इन शब्दों का अगर हम विच्छेद करेंगे तो किस संधि के प्रकार से विच्छेद होगा इनका, मतलब इनमें कौन सी संधियां हैं। तो लघुर्मी का अगर हम संधि विच्छेद मान लीजिए अगर हम करते हैं, यहां पे देखें, लघुर्मी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? लघु, लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है ना? ऊर्मी का मतलब क्या होता है? ऊर्मी लहर का, वीच, ऊर्मी, तरंग, ये सब क्या है? ये लहर के पर्यायवाची हैं। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको भी कि जो लहर होती है उसके पर्यायवाची क्या होते हैं? वीची, ऊर्मी, तरंग, है ना, ये सारी चीजें। तो लघुर्मी, अब आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ
और बड़ा ऊ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है, लघूर्मी हो रहा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। प्रत्यर्पण की अगर हम बात करें तो क्या होता है यहां पे, प्रति प्लस अर्पण, है ना, और प्रति में क्या है, छोटी ई है, और यहां पे आ है, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके क्या बन गए, या बन गए हैं, और जिसके ऊपर ई लगी हुई है वो शब्द आधा हो गया है, आधा ता हो गया है यहां पे। तो ये सब क्या हो गया, प्रत्यर्पण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यड़ संधि। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए आगे महोदय की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, महा प्लस उदय। ठीक है, इसका नियम आप देखिए कि यहां पे आया क्या है, बड़ा आ, यहां पे क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, और दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, विकार उत्पन्न करके ओ बना रहे हैं। तो ये नियम आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका गुण संधि के अंतर्गत आता है। गवीश बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, गवीश, कई बार इसकी संधि पूछ ली जाती है, इसका विच्छेद पूछ लिया जाता है ना, संधि का प्रकार पूछ लिया जाता है, हर तरीके से ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो गवीश का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गो प्लस ईश। क्लियर है, तो ओ और ई मिलके क्या बनता है, वी बन जाता है। ठीक है ना, और ये नियम किसके अंतर्गत आता है, ये नियम आता है अयादि संधि के अंतर्गत। क्लियर हो गई ना बात सारी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हमारा पहला आंसर इसका हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर हो गई ना बात। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिएगा, वाक्यांशों को अपने उचित संक्षिप्त रूप या एक शब्द से मिलाइए। ये वही चीज हो गई जो हमारे सिलेबस में था कि कई शब्दों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार से था। ठीक है ना, तो जिसे बुढ़ापा ना आए वो कौन होता है, वो होता है अजर। हम लोग कहते हैं ना कि देवता जो है वो अजर अमर होते हैं। अमर का मतलब जो कभी मरे ना, और अजर का मतलब जो कभी बुढ़ा ना हो, कभी वृद्ध ना हो। ठीक है ना, तो वो हो जाता है अजर। वन में लगने वाली आग, देखिएगा ये होती है दावाग्नि या दावानल, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है ना, दावाग्नि दावानल समानार्थी शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 बार जन्म लेने वाला, तो 2 बार जन्म लेने वाला कौन होता है, द्विज। कई बार हमने आप लोगों से डिस्कस किया, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है, और द्विज के कई सारे पर्यायवाची भी होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, पक्षी को द्विज कहते हैं, क्षत्रिय को द्विज कहते हैं। ठीक है, और गेहूं को द्विज कहते हैं। बात आई ना समझ में। तो ये पर्यायवाची भी इसके याद रख लीजिएगा, द्विज के। क्लियर, नोट कर लीजिएगा सब कुछ। अब देखिए आगे, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है या व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं व्याकरण। क्लियर होगी ना। तो देखिएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरों को उनके उचित भावार्थ से मिलाइए। गूलर का फूल, गूलर का फूल होना क्या मतलब होता है, दुर्लभ वस्तु, है ना। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो कभी कभार दिखे, अक्सर नहीं, सामने हमें दिखने लगे, वो दुर्लभ चीज होती है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे निराला। ठीक है ना, सबसे अलग, कुछ विशेष, वो होती है 3 लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, द्रौपदी का चीर, अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, कभी समाप्त ना होने वाला। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त ना होने वाला या कभी समाप्त ना होना, तो इसका कथानक तो आप लोगों को पता ही है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। और बछिया का ताऊ, बछिया का ताऊ बहुत ही अच्छा मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख। अब आप देखिएगा, बछिया जो है ना सीधेपन की प्रतीक है। कहते हैं ना बड़ी गौ, मतलब बड़ी गऊ लड़की है, इस तरीके की बात होती है ना कि बड़ा गऊ आदमी, इस तरीके से आदमी के लिए भी गऊ का इस्तेमाल करते हैं। तो बछिया भी बहुत सीधी है, ठीक, और बछिया का ताऊ यानी कि वो और भी बड़ा वाला सीधा है। क्लियर हो गई ना बात। तो ज्यादा सीधा होना भी मूर्खता का सूचक है। ये हमारे बुजुर्गों ने भी ये चीज कही है, जो बुजुर्गों ने कही है, जो साधारण तरीके से प्रचलन में आ गई है, हमारी बोलचाल की भाषा में आ गई है, उसे हमने बोलचाल का अंग बना लिया, वो लोकोक्ति कहलाती है। बात आई नहीं समझ में, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, जैसे लोग साधारण भाषा में अपनी बातचीत में शामिल जिसे कर चुके हैं, वो लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है ना। तो बछिया का ताऊ का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक मूर्ख। तो अब देखिएगा आंसर 1
3 4 2, 1 3 4 2, ये हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में या शायद उसकी पिछली क्लास में। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार, 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 शब्द सब गलत हैं, केवल पुरस्कार ये सही है। ये ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज कहीं नहीं होते, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे सही लगा देते हैं। लेकिन और ये बहुत ज्यादा मतलब बड़े बड़े ज्ञाता जो हिंदी के होंगे ना, वो भी इस प्रकार से पुरस्कार लिखते हैं। बात क्लियर होगी ना आप लोगों को? इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साप्ताहिक, अतिशयोक्ति, आशीर्वाद, कवियत्री, इसे आप लोगों को देख लेना है। ठीक, कि शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, अशुद्ध का चयन नहीं करना है। तो साप्ताहिक ये गलत लिखा हुआ है, इसमें गलती कहां है? सा में गलती है, यहां पे बड़ा सा होगा। ठीक है ना, साप्ताहिक। अतिशयोक्ति, आधा सा नहीं होगा, यहां पे पूरा सा होगा। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आपका अतिशयोक्ति। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लोग गलती क्या कर देते हैं इसमें, यहां पे यहां मात्रा लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हमें मात्रा नहीं लगानी है। बात क्लियर हो गई? और ये एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे किसी भी शब्द के ऊपर जब ये ऊपर वाली मात्रा जाती है ना, जैसे आशीर्वाद में वा के ऊपर ये मात्रा गई, तो ये ऊपर जो मात्रा ये वाली जो होती है ना, इसे क्या बोलते हैं? इस मात्रा को, इस मात्रा को रेफ बोला जाता है, रेफ। क्लियर है ना? हो सकता पूछ ले तो बता दिया। कवियत्री, ये शब्द भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये मात्रा जो छोटी ई की मात्रा है वो यहां नहीं आएगी, या के ऊपर आएगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम लिख देंगे कवयित्री, कवयित्री। क्लियर? चलिए सारे शब्द बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का इसमें भी चयन करना है। केंद्रीय, हस्तक्षेप, तत्कालिक, पारलौकिक। देखिएगा यहां पे गलती हो गई, बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए आपका, क्या हो जाना चाहिए? केंद्रीय। ठीक है, हस्तक्षेप में ये गलती हो गई, ये वाला छा नहीं होगा, क्षत्रिय वाला छा होगा, तो यहां पे होना चाहिए आपका हस्तक्षेप। क्लियर? और देखिएगा आगे, तत्कालिक में यहां गलती है, ता में एक बड़े आ की मात्रा और लगेगी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? तात्कालिक। ठीक है, लेकिन रही बात पारलौकिक की, बिल्कुल सही शब्द है और यही हमारा आंसर है। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बड़े आ की मात्रा इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, और इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, परलौकिक लिख देते हैं। तो परलौकिक गलत शब्द है, इसे नोट कर लीजिएगा। और ये आसान शब्द जो होते हैं ना, जिनमें हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये तो हमें पता ही है, ये हमसे थोड़ी गलत होगा, वही गलत होता है परीक्षाओं के अंदर। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम तुम्हारा काम करो, गलत। तुम का काम करो, बिल्कुल गलत। तुम तेरा काम करो, ये भी गलत। तुम अपना काम करो, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास जी ने किया और समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसमें हमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो ये देखिए कि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। यहां पे तरह तरह ना होके क्या होना चाहिए? हर तरह के। ठीक है ना, हर तरह यहां पर होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। बात आ गई ना समझ में? पुनरुक्ति दोष आ गया, यहां पे दो बार तुम्हारी होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास जी ने किया। ग्रंथ का निर्माण नहीं होता है, ग्रंथ की क्या होती है? ग्रंथ की रचना होती है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें समझ में रखिएगा। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल सही बात है कि समाज की वर्तमान दशा बहुत ही चिंताजनक है। क्लास हमारी आज की कंप्लीट होती है। आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को शेयर कर देना है, बहुत ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगली क्लास के लिए बिल्कुल से प्रिपेयर होकर आइएगा, क्योंकि हमारे आंसर बताने से पहले अगर आप आंसर बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।